My dear students, once again, welcome to all of you. According to your watching time, a very good morning, a very good afternoon and a very good evening. Student, इसके पहले अलजबरा का जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन क्या है? दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। जब हम दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण पढ़े तो उसमें हम लोग बहुत सारी बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे चरांक किसे कहते हैं, अचरांक किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं। तो ये समीकरण का जो हमारा सेकेंड लेसन है, अलजबरा का जो सेकेंड लेसन है, वर्ग समीकरण, ये समीकरण का एक प्रकार है। तो समीकरण जब हमने पढ़ा तो समीकरण किसे कहते हैं, रेखीय समीकरण क्या होता है। समीकरण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे रेखीय समीकरण हो गया, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग समीकरण, और आप लोग आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण, लघुगणकीय समीकरण। तो मतलब समीकरण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें हम लोग रेखीय समीकरण एक चरांक वाले और दो चरांक वाले पढ़ चुके हैं। दूसरा लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण, आइए देखते हैं कि वर्ग समीकरण कैसा होता है, किस तरह से परिभाषित किया जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, वर्ग समीकरण की परिभाषा इधर हमने लिखा है, क्या लिखा है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस स्वरूप वाला समीकरण, इस स्वरूप वाला समीकरण मतलब जो समीकरण कुछ इस तरह से दिखेगा और इसमें ए बी सी, ये जो ए बी सी लगा है बच्चों, ये क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्याएं होना चाहिए। ये तीनों क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। परंतु वास्तविक संख्याएं बच्चों, वास्तविक संख्याएं क्या होती है? हम लोगों ने जितने भी प्रकार की संख्याएं पढ़ी है, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, सारी संख्याओं को मिला के कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों, ये ए बी सी क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्याएं होना चाहिए। वास्तविक संख्याएं में कोई भी संख्याएं, किसी भी प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। मतलब आप सीधा सीधा ये समझ लो, आपने जितने भी प्रकार की संख्याएं पढ़ी है, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों, वास्तविक संख्याओं में जीरो भी आता है। वास्तविक संख्याओं में क्या आता है? जीरो भी आता है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट शर्त लगी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ए का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए। जबकि जीरो वास्तविक संख्या है, अगर इसको हम लोग यहां पर एक कंडीशन नहीं लिखते तो इसका मतलब ये हो जाता कि ये भी जीरो हो सकता है, क्योंकि जीरो भी तो वास्तविक संख्या है। तो अलग से एक शर्त लगा दी गई यहां पर कि ए का मान जो है जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी बी जीरो हो जाए चलेगा, सी जीरो हो जाए चलेगा, लेकिन ये ध्यान में रखना है ए जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, वर्ग समीकरण को हम लोग कैसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें एक ही चर हो, ऐसा समीकरण जिसमें एक ही चर हो और चर की अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मतलब जो चरांक है उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अधिकतम कहने का मतलब 2 से कम भी नहीं और 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लो, अब उदाहरण से इसको और स्पष्ट हम लोग कर लेते हैं, और भी इसको हम लोग स्पष्ट करते हैं उदाहरण द्वारा। मान लिया ऐसा 4x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो कुछ इस तरह से आपका वर्ग समीकरण दिखेगा। अब यहां पर हमने शर्त क्या बताया? ए बी सी, ये तीनों क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्याएं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में जब वास्तविक संख्याएं मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मतलब जितनी भी प्रकार की हमने संख्याएं पढ़ी हैं, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं। तो एक अलग से शर्त यहां पर लगी, a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b और c जीरो हो सकता है लेकिन a जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, a जीरो क्यों नहीं हो सकता उसको भी हम लोग समझते हैं। सोचो, a का मान यहां पर कितना दिया है? 4। जब हम लोग तुलना करेंगे इसका, इस समीकरण से तुलना करेंगे तो a की जगह पर क्या है? 4 है, b की जगह क्या है? 3 है, c की जगह क्या है?
2 है। तो बच्चों जब ए बी सी आएगा तो उसमें ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए? अच्छा सोचो, अगर ए का मान 0 हो गया, यहां पर जो ए है ये 0 हो गया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो जब आप इसमें 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा। 0 प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो 0 इसमें जब आप प्लस करोगे तो ये क्या आएगा? 3x प्लस 2 बराबर 0। तो जैसा कि आपको मालूम है बच्चों, ये तो हमारा रेखी समीकरण है। जब चर की घात 1 होती है तो रेखी समीकरण होता है, और हम पढ़ क्या रहे हैं? वर्ग समीकरण पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारा वर्ग वाला पद है, यही हमारा वर्ग वाला पद है, इसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई क्या? b और c 0 होगा चलेगा, b और c 0 होगा चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? a क्या है? a क्या है? a जो है ये वर्ग पद का गुणांक है, b किसका गुणांक है? x का गुणांक है, और c क्या है? c को बोलते हैं अचर पद। c को क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं। अच्छा एबीसी को ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, एबीसी वर्ग समीकरण के गुणांक है, बराबर ना? एबीसी क्या है? वर्ग समीकरण के गुणांक है। तो आइए, ये स्पष्ट हो गया। इस प्रकार का समीकरण जब हमको दिखेगा जिसमें ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बी सी कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन ए भी कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन ए का मान 0 को छोड़ के कुछ भी हो जाए चलेगा, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए दूसरा इसमें उदाहरण लेते हैं, इसको जरा हम लोग और अच्छे समझते हैं। मान लो हमने ऐसा लिख दिया 7x स्क्वायर माइनस यहां पर लिख दिया 4x बराबर 0। क्या है? वर्ग समीकरण है वर्ग समीकरण। जरा इस वर्ग समीकरण की यहां से तुलना करो तो ए का मान हमको कितना मिल जाएगा? 7। बी का मान बताइए कितना मिल जाएगा? 4 नहीं, क्या मिलेगा? -4। सी है क्या इसमें? सी दिख रहा है क्या? ये वाला पद दिख रहा है क्या? पूर्ण रूप से अचर पद इसमें लगा है? नहीं लगा है। तो सी का मान क्या हो जाएगा? 0। मतलब यहां पर ऐसे +0 भी कर सकते हैं, या यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। सी नहीं है तो सी का मान क्या हो गया? 0। तो बच्चों ये वर्ग समीकरण है। क्यों वर्ग समीकरण है? ए बी सी तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, और ए का मान विशेष रूप से ए के मान पे ध्यान रखना है कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। √7y² बराबर प्लस लिख दिया यहां पर 10 बराबर 0। तो क्या है? वर्ग समीकरण है वर्ग समीकरण। कैसे वर्ग समीकरण है? ये देखो ए का मान कितना है? √7। ए क्या होता है? ए होता है वर्ग पद का गुणांक। तो वर्ग पद क्या है? y का वर्ग, इसका गुणांक करड़ी में 7। तो करड़ी में 7 ये क्या है? वास्तविक संख्या है। अच्छा b का मान यहां पर क्या है? यहां पर y है क्या? y नहीं है। तो y नहीं है तो b का मान कितना हो गया? 0। अच्छा इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, करड़ी में 7 y का वर्ग प्लस 0 इंटू y प्लस 10 बराबर 0। बात समझ में आई क्या? ए पद नहीं था तो इसमें गुणांक 0 लगा के हम लोग y लिख सकते हैं। तो यहां से आप देख रहे हैं b का मान 0 है। अच्छा बताओ c का मान कितना है? 10 है। c का मान 10। तो बच्चों ये वर्ग समीकरण है वर्ग समीकरण। क्यों? ए बी सी ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, परंतु ए का मान 0 नहीं है, इसके लिए क्या है? ये वर्ग समीकरण है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इधर। ऐसे हमने लिख दिया 1/2 a² बराबर 0। 1/2 a² बराबर 0। अच्छा इसमें हम लोग दूसरा चरांक ले रहे हैं, नहीं तो थोड़ा अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि ए बी सी है, यहां भी ए आ गया। तो दूसरा चरांक हमने ले लिया, इसमें यम ले लिया 1/2 यम²। अब इसकी ये वर्ग समीकरण है,
इसमें देखो वर्ग पद क्या है, यम का वर्ग है, तो इसका गुणांक क्या होगा, a होगा। और a का मान कितना यहां पर है, a का मान कितना है, 1/2 है। b है क्या, इसमें नहीं है, b का मान क्या है, 0। यहां c का मान क्या है, 0। अच्छा, इसी वर्ग समीकरण को अगर ये तुलना नहीं समझ में आ रही तो इसी वर्ग समीकरण को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 1/2 यम स्क्वायर प्लस 0 यम प्लस 0 बराबर 0। तो बात समझ में आई क्या, यम का पद नहीं था इसमें, यम का वर्ग है लेकिन यम का पद नहीं है, तो यम का पद इसका गुणांक 0 कर दिया। अचरांक नहीं है तो अचरांक जगह प्लस 0 कर दिया। तो देखो b का मान 0 हो गया, c का मान 0 हो गया। तो हमने परिभाषा में यही बताया कि इस प्रकार का समीकरण जहां ए बी सी क्या होगी, तीनों वास्तविक संख्याएं होंगी, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार जितने भी समीकरण हमको मिलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग समीकरण। एक और परिभाषा हमने बताया कि वर्ग समीकरण इस प्रकार का समीकरण जिसमें केवल एक ही चर होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए, चाहे x हो, y हो, यम हो, n हो, कुछ भी हो, एक ही चर होना चाहिए और उस चर का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बराबर बच्चों, समझ में आ गया। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, मानक वर्ग समीकरण। मानक वर्ग समीकरण, मानक वर्ग समीकरण मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक वर्ग समीकरण। मानक वर्ग समीकरण, मानक वर्ग समीकरण। अच्छा, मानक वर्ग समीकरण क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह मानक वर्ग समीकरण है, यह मानक वर्ग समीकरण है, यह मानक वर्ग समीकरण है। क्यों ये मानक वर्ग समीकरण है, मानक वर्ग समीकरण मतलब जो वर्ग समीकरण है ना उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब इसी रूप में होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे मानक वर्ग समीकरण है। बराबर। अच्छा, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लो कहीं ऐसा समीकरण मिल गया 5x² माइनस 4x बराबर -3, तो मानक वर्ग समीकरण है, नहीं है। कैसे मानक वर्ग समीकरण कैसे हम लोग पहचानेंगे, दायां पक्ष, समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड और क्या, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो दायां पक्ष हमेशा 0 होना चाहिए, अगर 0 है तो उसको हम लोग बोलते हैं ये वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप है, मानक रूप है। तो इसको अभी ये मानक स्वरूप में नहीं है, तो मानक स्वरूप में कैसे इसको बदलेंगे, 5x² माइनस 5x, ये -3 को इधर कर लिया +3, तो दाईं ओर क्या बच गया, 0 बच गया। तो बच्चों ये वर्ग समीकरण का मानक रूप है। तो बात समझ में आई, मानक वर्ग समीकरण क्या होता है, जिसका दायां पक्ष क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा, एक दूसरा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपके पास ये, चलो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल हमने कुछ इस तरह से ले लिया, 8x² इज इक्वल टू 7x माइनस 10। वर्ग समीकरण तो है, वर्ग समीकरण है, मानक वर्ग समीकरण है नहीं। मानक वर्ग समीकरण कब होगा, जब इसका दायां पक्ष 0 होगा, मतलब सारे पदों को हम लोग इधर कर लेंगे। तो ये हो गया 8x², a प्लस 7x जब बराबर किधर लाएंगे, -7x, ये -10 इधर लाएंगे +10, तो दायां पक्ष क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या आप इसकी तुलना कर सकते हैं, इसमें ABC का मान बता सकते हैं क्या? अच्छा, प्रश्न किस प्रकार से आता है, पहला प्रश्न ऐसा आता है, निम्नलिखित समीकरण वर्ग समीकरण है क्या, पहचान कर बताओ। पहला प्रश्न इसमें इस तरह से आता है कि नीचे दिए गए समीकरण वर्ग समीकरण है क्या।
तो कैसे आप पहचानोगे? वर्ग समीकरण के लिए क्या देखोगे कि जो समीकरण लिखा है उसमें एक ही चर होना चाहिए और उस चर का घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मतलब इस तरह का होना चाहिए, ए बी सी वास्तविक संख्याएं, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो उस प्रकार के समीकरण को हम लोग वर्ग समीकरण कहते हैं। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न इसमें आता है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण में ए बी सी का मान ज्ञात करो। मानक वर्ग समीकरण से तुलना करके ए बी सी का मान ज्ञात करो। तो आइए इसकी जब हम लोग तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अच्छा, इससे क्यों तुलना करेंगे? अरे यही तो मानक वर्ग समीकरण है, यही मानक वर्ग समीकरण है, इसी से हमको तुलना करना है। तो बताइए ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान हो गया 8। ए मतलब क्या? वर्ग पद का गुणांक। बी मतलब क्या? यक्स का गुणांक। तो बी का मान बताओ? 7। 7 नहीं, क्या होगा? -7। अच्छा, सी का मान बताओ कितना? 10 हो गया। तो बात समझ में आ रही है? तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। निम्नलिखित वर्ग समीकरण की सहायता से ए बी सी का मान ज्ञात करो। मान लो आपको समीकरण ऐसा दे दिया, 4/3 एक्स स्क्वायर बराबर एक्स -7। पहली बात तो आपको पहचान में आना चाहिए कि वर्ग समीकरण है। तो वर्ग समीकरण है, ये वर्ग समीकरण क्यों है? ये देखो वर्ग। अच्छा, वर्ग समीकरण है कि नहीं है, पहले हम लोग उसको मानक स्वरूप में बदलेंगे। तो मानक स्वरूप में बदलने से पहले हमको क्या पहचानना है? वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण के लिए क्या देखेंगे? एक ही चर है क्या? तो चर तो एक ही है। कौन सा चर है? चर मतलब चरांक। कौन सा चरांक है? यक्स। और अधिकतम घात कितना है? 2। तो सीधी सी बात, ये वर्ग समीकरण है। अब इसमें प्रश्न ऐसा दे दिया कि इस वर्ग समीकरण में आप ए बी सी का मान ज्ञात करो। ए बी सी का मान हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इसको हम लोग मानक स्वरूप में बदलेंगे। तो आइए मानक स्वरूप में इसको बदलते हैं। तो मानक स्वरूप क्या होता है? दायां पक्ष क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब इन सारे पदों को इधर लेके आना है। अच्छा, ये जो बटे में 3 लिखा है, इसको हम लोग इधर कर देंगे तो गुणा हो जाएगा। 4x स्क्वायर बराबर 3 गुणे क्या? यक्स -7। तो ये हो गया 4x स्क्वायर बराबर 3x -3 सते कितना? 21। अब इसको मानक स्वरूप में बदल रहे हैं, इसको इधर लाएंगे तो -3x + 21 बराबर 0। तो क्या बात समझ में आई? ये मानक स्वरूप में हो गया, मानक स्वरूप में हो गया, दाएं पक्ष बराबर 0 हो गया। अब इस वर्ग समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से जब आप तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे? इस वर्ग समीकरण की तुलना किससे करने पर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो बताइए ए का मान आपको क्या मिलेगा? 4। बी का मान क्या मिलेगा? -3। सी का मान क्या मिलेगा? 21। तो बात समझ में आई? तो चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं वर्ग समीकरण का हल कैसे हम लोग इसका निकालेंगे और वर्ग समीकरण का हल क्या होता है। तो ये सब आप नोट कर लेना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं वर्ग समीकरण का हल। वर्ग समीकरण के हल। तो चलिए वर्ग समीकरण के हल पर जरा हम लोग चर्चा करते हैं। तो थोड़ा हम लोग बेसिक में चलते हैं। मान लो हमारे पास एक समीकरण है x + 2 = 2, x + 2 बराबर 12। तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं? x बराबर 12 + 2 को इधर लाएंगे -2, x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अच्छा, ये क्या है? ये तो रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण है एक चरांक वाला, इसमें एक ही चरांक है। अच्छा, मान लो दूसरा दे दिया x + y बराबर 5,
x माइनस वाई बराबर 1। जब इसको आप हल करेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2। हल करना आपको आता है। मान लो इसको हमने हल किया, x का मान 3 आ गया, y का मान आ गया 2। अब ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, एक खास बात बताने वाला हूं। क्यों? जब रेखीय समीकरण होता है, क्या होता है? रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण में चरांक की घात कितना होती है? 1 होती है। जब चरांक की घात 1 होगी उसका एक ही हल होगा। बात समझ में आ रही क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब चर की घात 1 होगी तो उसका एक ही हल आएगा। जैसे यहां आपने देखा x की घात 1 है तो एक ही आंसर मिला, हल एक ही है। चर की घात यहां भी एक ही है, x की घात 1 y की घात 1, तो यहां पर x और y का मान आया, मतलब एक ही हल है इसका। ये बात समझ में आई? चरांक अगर उसकी घात 1 है तो एक ही हल आता है। लेकिन यहां पर जो हमने इस तरह का वर्ग समीकरण पढ़ा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसमें चरांक की घात कितना है? 2 है, अधिकतम घात 2 है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि वर्ग समीकरण के हमेशा 2 हल होते हैं। कितने हल होते हैं? 2 हल होते हैं। अब वो दोनों हल आपस में बराबर हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो वर्ग समीकरण का हल किस प्रकार का होगा, उसकी प्रकृति कैसे होगी, उसको हम लोग आगे एक्सरसाइज में उस पर डिस्कस करेंगे, विस्तार से उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्ग समीकरण के हल। वर्ग समीकरण का हल या किसी भी समीकरण का हल क्या होता है? चरांक का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता हो उसे समीकरण का हल कहते हैं। चरांक का, किसका? चरांक का वह मान जो दिए गए समीकरण को क्या करता हो? संतुष्ट करता हो। दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता हो उसे समीकरण का हल कहते हैं। तो समझ में आए क्या? समीकरण का हल, किसी भी समीकरण का हल होने दो, रेखीय समीकरण का हल हो, वर्ग समीकरण का हल हो, जो चरांक है, चरांक मतलब क्या? जैसे x है, y है, z है, ये सब अननोन क्वांटिटी जिसका मान नहीं मालूम है। जैसे इसमें देखो x प्लस 2 बराबर कितना है? 12। तो चरांक क्या है? चरांक x है, x का मान कितना आया? 10। अब ये जो 10 आया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो है 10 इस समीकरण का हल है। अच्छा, अगर मैं बोलूं समीकरण का हल नहीं है तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, ये तो समीकरण का हल है। क्यों हल है? क्योंकि यह मान जो है इस समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट मतलब समझते हैं क्या? किसी पक्ष में रखने पर दूसरा पक्ष आ जाएगा। बाएं पक्ष में रख दिया तो दाएं पक्ष आ जाएगा, दाएं पक्ष में रखा तो बाएं पक्ष में आएगा। मतलब x का मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। अच्छा, देखते हैं x बराबर 10, यहां जब आप 10 रखेंगे, 10 धन 2 कितना आ गया? 12, मतलब बराबर हो गया। अर्थात यह मान जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अतः यह जो मान है x बराबर 10 इस समीकरण का हल है। तो इसी तरह से वर्ग समीकरण में भी जो भी चरांक रहेगा, चरांक का जो भी मान रहेगा, अगर वो वर्ग समीकरण को संतुष्ट करता है इसका मतलब वो हल है। और दूसरी चीज क्या ध्यान में रखना आपको? वर्ग समीकरण के 2 हल होते हैं। कितने हल होते हैं? 2। क्यों? रेखीय समीकरण में चरांक का घात 1 तो हल 1, चरांक का घात 2 तो हल 2। मान लो कोई समीकरण मिल गया जिसमें चरांक की घात 3 है तो उसके 3 हल होंगे। अगर चरांक की घात 4 है तो उसके 4 हल होंगे। तो मुझे लग रहा है कि बात आपको समझ में आ रही है। तो चलिए थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आप लोग इसको नोट कर लेना।
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्या क्या अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया, वर्ग समीकरण कैसे पहचानेंगे, वर्ग समीकरण किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप, और हमने पढ़ा वर्ग समीकरण का हल। तो इस प्रकार से हम लोग जो हमारा पहला प्रसंग्रह है, दूसरे लेसन का पहला प्रसंग्रह है, उसमें हम लोग पहुंच गए। तो पहला प्रसंग्रह जो है प्रसंग्रह 2.1, कौन सा प्रसंग्रह 2.1, प्रश्न संग्रह 2.1। तो ये जो प्रसंग्रह 2.1 है, पहला इसमें प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कोई भी दो वर्ग समीकरण लिखिए, कोई भी दो वर्ग समीकरण लिखिए। आपको अपने से लिखना है, किसी भी प्रकार का आप वर्ग समीकरण लिख दो, कोई भी चरांक लेके लिख दो। चलिए मैं लिख दिया एक x² + 4x = 0, एक वर्ग समीकरण हो गया, है ना वर्ग समीकरण। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि वर्ग समीकरण है कि नहीं है। तो ये तो वर्ग समीकरण है, x² + 4x = 0। अच्छा मैं अगर बोलूं इसमें आप ABC बता दो, तो ABC इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो क्या आप देख रहे हैं x² का गुणांक x² का गुणांक यहां पर कितना है, 1 है, तो यहां a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा b बताओ, क्या b x का गुणांक है, x² का गुणांक a, x का गुणांक b, x का गुणांक 4, तो b का मान कितना हो गया, 4। तो अचर पद है यहाँ पर, अचरांक है नहीं है, तो c का मान क्या हो जाएगा, 0। तो एक ये उदाहरण हो गया। दूसरा वर्ग समीकरण का उदाहरण लिख दिया करड़ी में 3। चलो दूसरा चरांक ले लिया, y² - 4y + 3 बराबर कितना, 0। तो कोई भी दो वर्ग समीकरण लिखने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग कोई भी दो वर्ग समीकरण कोई भी चरांक लेके लिख सकते हैं। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से वर्ग समीकरण है। जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ग समीकरण आप किस तरह से पहचानेंगे। पहला प्रश्न ऐसा होता है कि निम्नलिखित समीकरण वर्ग समीकरण है क्या। तो आइए देखते हैं वर्ग समीकरण कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो पहला इसमें प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से वर्ग समीकरण है। पहला दिया है x² + 5x - 2 = 0। क्या ये वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है। तो वर्ग समीकरण के लिए आपकी नजर कहां जानी चाहिए कि एक ही चर है क्या, तो चर तो एक ही है। कौन सा चर है, कौन सा चरांक है, ये x है। अधिकतम घात 2 है क्या, हाँ है 2, अर्थात यह क्या है, वर्ग समीकरण है। अच्छा वर्ग समीकरण है, इस दिए गए समीकरण में एक ही चर है जिसकी घात 2 है, अर्थात यह वर्ग समीकरण है। दिए गए समीकरण में एक ही चर या चरांक लिख दो, एक ही चरांक x है और x की घात कितना है, 2 है, तथा अच्छा और लिख दे रहा हूं, a का मान बताओ यहां पर क्या है, 1 है, b का मान यहां पर क्या है, 5 है, c का मान बता दो जरा, -2 है। अर्थात यह क्या है, वर्ग समीकरण है। समझ में आया ना। विशेष ध्यान किस में रखना है, ए बी सी के मान पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ए बी सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होना चाहिए। कौन सी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, जिसमें बी और सी चाहे तो 0 हो जाए लेकिन ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ए इतना आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहां से आप लिख सकते हैं ए का मान यहां पर 1 है, बी का मान 5 है, सी का मान -2 है, तो तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, ए का मान 0 नहीं है, अर्थात दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। तो आइए इसमें हम लोग जरा दूसरा देखते हैं।
दूसरा इसमें क्या दिया है, y का वर्ग, दूसरा है y का वर्ग बराबर 5y माइनस 10। अब इसको पहचानना है वर्ग समीकरण है कि नहीं है। तो आप जैसा आप देख रहे हैं मानक स्वरूप में तो लिखा नहीं है। मानक स्वरूप में लिखा है क्या, नहीं लिखा। मानक स्वरूप क्या होता है, जिसका दायां पक्ष क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दायां पक्ष 0 है, नहीं है। तो पहली बात मानक स्वरूप में नहीं है, तो उसको छोड़ो, किसी भी स्वरूप में हो। जरूरी नहीं है कि वह समीकरण हमेशा मानक स्वरूप में ही मिलेगा, मानक स्वरूप में मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो y² बराबर 5y माइनस 10। तो हमको क्या चेक करना है, एक ही चरांक है क्या, एक ही चरांक है ना भाई, कौन सा, y। और y की अधिकतम घात कितना है, 2। तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ग समीकरण है। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y का वर्ग, ये 5y इधर लाएंगे, माइनस 5y प्लस 10 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण की तुलना अगर हम लोग करेंगे तो यहां से a बराबर क्या मिल जाएगा, 1, b बराबर क्या मिलेगा, 5, c बराबर क्या मिलेगा, 10। तो आपको दिखा क्या, a b c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं जिसमें a का मान 0 नहीं है, अर्थात यह दिया गया समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण है। तो आइए अगला देखते हैं, y का वर्ग प्लस 1/y बराबर 2। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 2 का तीसरा उप प्रश्न देखते हैं और इसमें कोशिश करते हैं बताने की कि वर्ग समीकरण है कि नहीं है। तो तीसरा है y का वर्ग प्लस 1/y बराबर 2। क्या बताना इसमें, वर्ग समीकरण है कि नहीं है। अच्छा ध्यान से देखिए, y चरांक एक ही है, चरांक एक ही है। कौन सा चरांक है, y। और y का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ग समीकरण है, नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। ऐसे ही गलती होती है, हम लोग वर्ग समीकरण नहीं है तो भी बोलते हैं वर्ग समीकरण है, मतलब आपको अच्छे से पहचानना नहीं आ रहा है। तो आइए, ये जो 1/y लिखा है ना, ये बटे में जो है इसको हम लोग हटा देते हैं। बटे में मतलब हर में जो है उसको खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म करेंगे, इस समीकरण को y से गुणा करने पर, इस समीकरण को y से गुणा करने पर। तो चलिए गुणा करते हैं। ये पहला पद क्या है, y का वर्ग, किससे गुणा कर दिया, y से। दूसरा पद क्या है, 1/y, किससे गुणा कर दिया, y से। 2 दाया पक्ष है, इसको किससे गुणा कर दिया, y से। तो y का वर्ग जब y से गुणा करेंगे तो y घाते 3 आ गया, यहां पर y कट गया, 1 आ गया, यहां पर आ गया 2y। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, y³, ये 2y इधर ले लिया, माइनस 2y प्लस 1 तो इधर पहले से बराबर 0। अब ये वर्ग समीकरण है, नहीं है। क्यों, इसका घात कितना है, 3 है, होना कितना चाहिए, 2। अर्थात ये ऐसा लिखेंगे, इस वर्ग समीकरण में एक ही चरांक y है परंतु इसका घात कितना है, 3 है, अर्थात यह वर्ग समीकरण नहीं है। तो आइए अगला देखते हैं, चौथा इसका देखते हैं, x प्लस 1/x बराबर कितना, -2। तो यहां आपको आंसर लिख लेना है। इस वर्ग समीकरण में एक ही चरांक है और एक ही चरांक है y, जिसका घात 3 है, अर्थात यह वर्ग समीकरण नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, x प्लस 1/x बराबर कितना, -2। तो इसमें आप देख रहे हैं बटे में x है, ये जो बटे में है, जो हर में है, कैसे उसको हम लोग रिमूव करेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे, उसी से गुणा करके, उसी से मतलब x से। इस समीकरण को x से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो आइए गुणा करते हैं। पहला पद क्या है, x, किससे गुणा कर रहे हैं, x से। दूसरा पद 1/x है, किससे गुणा कर रहे हैं, x से, बराबर -2।
किससे गुणा करना है, यक्स से। तो यक्स का गुणा यक्स से कितना, यक्स स्क्वायर, ये यक्स यक्स कट गया +1, ये यहां पर कितना आ जाएगा -2x, तो यक्स स्क्वायर, ये -2x इधर लाएंगे क्या होगा +2x, और +1 इधर पहले से बराबर 0। दिखा क्या, कुछ नजर आया, नजर आया क्या कुछ? हाँ, ये क्या है, वर्ग समीकरण है। इस समीकरण में एक ही चर है और उस चर का घात कितना है, 2 है, अर्थात यह वर्ग समीकरण है। तो आइए इसका एक और देखते हैं, पांचवा इसका देखते हैं, m+2। कभी कभी ऐसा होगा कि डायरेक्ट ऐसे दिखने पर हम सही सही आंसर उसका नहीं बता सकते, तो जरूरत होगी कभी कभी उसको थोड़ा सा हल करने की, थोड़ा सा सॉल्व करके, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हमको पूरा स्पष्ट दिख जाएगा कि वर्ग समीकरण है कि नहीं है। तो आइए इसका पांचवा हम लोग देखते हैं, वर्ग समीकरण है कि नहीं है। तो पांचवा है m+2, पांचवा है m+2 इंटू m-5 बराबर क्या लिखा है 0। अब अगर मैं बोलूं बिना हल किए हुए, ऐसे हमको क्या दिख रहा है, m का घात 1 है, m का घात 1 है, और जब घात 1 होता है वह समीकरण नहीं होगा, रेखीय समीकरण होगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा इसको हल करने की जरूरत है। ये देखो, पहला कोष्टक है, दूसरा कोष्टक है, दोनों का क्या करना है, गुणा। हम लोग इसको थोड़ा सरल करेंगे, गुणा करके देखेंगे, तब हम लोग डिसाइड करेंगे वर्ग समीकरण है कि नहीं है। तो आइए इसका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करना आपको आता है, यम का गुणा यम से, यम का गुणा ये पूरा ब्रैकेट में कर दिए, यम गुणे m-5, m-5, दूसरा पद क्या है 2 है, इसका भी गुणा इसी में m-5 बराबर 0। तो आइए गुणा करते हैं, m इंटू यम कितना आ जाएगा, m², यहां -5 गुणे m, -5m। अब इसका यहां गुणा करेंगे 2m, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, 2 पंचे कितना 10 बराबर 0। तो यम का वर्ग, अच्छा ये दोनों देख रहे हैं सजाती पद है ना, सजाती पद पहचानते हैं क्या, चरांक सेम होना चाहिए, घातांक भी सेम होना चाहिए। जैसे मान लो मैं कहीं लिख दूं 7x लिख दिया, 5x लिख दिया, दोनों क्या है सजाती है। चर जो है चरांक समान होना चाहिए, चरांक की घात समान होना चाहिए, गुणांक से मतलब नहीं है। गुणांक 7 है, गुणांक 5 है, एक का माइनस हो सकता है, एक का प्लस, उससे मतलब नहीं है। सजाती विजाती देखने के लिए सेम चरांक होना चाहिए, और दूसरी बात घात भी समान होना चाहिए। अच्छा ये दोनों अभी क्या सजाती, इसको स्क्वायर लिख दूं सजाती है नहीं, चरांक तो समान है लेकिन घात बदल गया तो ये सजाती नहीं रह गए। ओके, तो चलिए अब यहां पर ये हम लोग देख रहे हैं दोनों क्या है सजाती है, और जब सजाती राशियां होती हैं तो उसको हम जोड़ सकते हैं, उसको घटा सकते हैं। तो यहां -5m प्लस 2m, दोनों का विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह में घटाते हैं तो 5m में से 2m घटा दिया कितना 3m। ये देखो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस लगा दिया, -10 बराबर 0। अब डिसाइड कर सकते हो क्या कि ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है, है वर्ग समीकरण। क्यों, एक ही चरांक है यम, और यम का घात कितना है 2 है, अर्थात यह क्या है वर्ग समीकरण है। तो लास्ट 6 वाला आपके लिए होमवर्क है। 6 वाला क्या है, 6 लिखा है m³ प्लस 3m² -2 बराबर 3m³। अब ये आपको अपने से करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है। इसमें क्या करना है, आपको वही काम करना है, ये बताना है कि ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस स्वरूप में लिखिए
तथा प्रत्येक के लिए ए बी सी का मान ज्ञात करें। दिए गए वर्ग समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर 0, जो वर्ग समीकरण दिया है उसको इस स्वरूप में लिखना है और प्रत्येक के लिए ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं जो प्रश्न नंबर 3 है, इसका जो पहला है, पहले में वर्ग समीकरण दिया है 2y बराबर 10 माइनस वाई स्क्वायर। अब है तो वर्ग समीकरण है, इस वर्ग समीकरण को करना क्या है, प्रश्न में क्या बोल रहा है, इस वर्ग समीकरण को इस स्वरूप में लिखिए और ए बी सी का मान ज्ञात करिए। अच्छा, ये जो स्वरूप है एक ऐसा स्वरूप है वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप है। तो आइए इसको हम लोग, अच्छा मानक स्वरूप कैसे समझते हैं, दाएं पक्ष क्या होना चाहिए 0 और प्रत्येक पद किधर होना चाहिए बाईं ओर। तो आइए इसको स्वरूप में लिखते हैं हम लोग। तो ये माइनस वाई का वर्ग है, बराबर के इधर लाएंगे प्लस वाई का वर्ग हो जाएगा और बाईं ओर देखो प्लस 2y पहले से है, प्लस 2y पहले से है और 10 को भी इधर लाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, दाईं ओर क्या बच गया 0 बच गया। तो बच्चों ये जो वर्ग समीकरण है इस स्वरूप का हो गया। अब हमको ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो इस वर्ग समीकरण की तुलना इस वर्ग समीकरण की तुलना हम लोग जब ए बी सी का मान निकालेंगे तो मानक स्वरूप का जो वर्ग समीकरण होता है उससे तुलना करके निकालते हैं। तो ये जो वर्ग समीकरण है इस वर्ग समीकरण की तुलना किससे करने पर, मानक वर्ग समीकरण से करने पर। तो मानक वर्ग समीकरण क्या होता है ए एक्स स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है, जो ये वाला वर्ग समीकरण दिया है इसमें चरांक क्या है y है। तो जो मानक वर्ग समीकरण लिखेंगे इसमें चरांक y लेंगे, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर मतलब तुलना करने पर। तो आइए तुलना करते हैं, y का वर्ग, तो y वर्ग का गुणांक क्या है a है, यहाँ y वर्ग का गुणांक क्या है 1 है। जब गुणांक कुछ नहीं लिखा रहता तो क्या मान लेते हैं 1, तो a का मान कितना आ जाएगा 1। अच्छा b का मान बताओ, b किसका गुणांक होता है y का, यहाँ y का गुणांक 2 है तो b का मान 2। c क्या होता है अचरांक होता है और c का मान कितना है 10 नहीं है, क्या है -10 है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए इसका देखते हैं दूसरा। इसमें जो दूसरा दिया वो क्या दिया है, x माइनस 1 का वर्ग बराबर 2x प्लस 3। तो जैसा कि आप बाईं ओर देख रहे हैं, बाएं पक्ष में देख रहे हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग दिया है। तो इसमें हम लोग सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र लगा देंगे, a माइनस बी का वर्ग, और a माइनस बी का वर्ग क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही सूत्र लगा के पहले हम लोग इसको सरल कर लेंगे। तो a वाला सूत्र इसमें लगाएंगे तो किस तरह से, देखो ये सूत्र किस तरह से आया है, a का वर्ग मतलब पहले पद का वर्ग -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस b का वर्ग मतलब दूसरे पद का वर्ग। तो आइए यही सूत्र इसमें लगाते हैं। तो ये आ जाएगा x का वर्ग, पहले पद का वर्ग, पहला पद x है तो x का वर्ग, माइनस आया है सूत्र में माइनस लिखेंगे, 2 आया है 2 लिखेंगे, गुणे पहला पद यहाँ पर x है गुणे दूसरा पद 1 है प्लस b का वर्ग, b की जगह 1 है तो 1 का वर्ग हो गया बराबर दाएं पक्ष में 2x प्लस 3 है। आइए इसको थोड़ा और सरल करते हैं, x स्क्वायर माइनस a गुणा करेंगे 2 1 के 2 गुणे x, 2x आ गया प्लस 1 का वर्ग कितना 1 हो जाएगा बराबर 2x प्लस 3। तो आइए यहां से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। बाएं पक्ष में क्या है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसको हमको मानक वर्ग समीकरण के रूप में लिखना है, मतलब दाएं पक्ष को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो मतलब दाएं पक्ष में जितने भी पद हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, बाईं ओर ले लेंगे। a प्लस 2x है, इसको इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। प्लस 3 को इधर लाएंगे, कितना हो गया, माइनस 3 हो गया, बराबर कितना, 0। तो एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखो, ये जो 2x है, ये 2x है, दोनों सजाती पद हैं और सजाती पदों को हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो माइनस 2x दोनों का चिन्ह एक ही है, तो क्या करेंगे हम लोग, वही चिन्ह लिखेंगे, संख्याओं को जोड़ देंगे। 2x और 2x कितना आ गया, 4x। तो ये चीज ध्यान में रखना, -4 -6 बराबर होता है -10। जब संख्याओं का एक ही चिन्ह रहता है तो वही चिन्ह लिख के संख्याओं को जोड़ देते हैं। और यहां पर ऐसा मत करना कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। तो यहां गुणा कर रहे हो क्या, नहीं, गुणा नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सरल करना। तो इसको सरल कर रहे हैं, तो -2x कितना आएगा, -4x। ये देखो यहां पर कितना है, +1 है, माइनस कितना है, 3 है, तो +1 -3 कितना आ जाएगा बच्चों, -2। -2 क्यों, दोनों संख्याओं का विपरीत चिन्ह है। जब संख्याओं का चिन्ह विपरीत होता है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं, बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो +1 -3 कितना आ गया, -2 आ गया, बराबर 0। अब आपका ये देखो मानक वर्ग समीकरण के जैसा बन गया। अब इसकी तुलना हम लोग मानक वर्ग समीकरण से करके a b c का मान निकालेंगे। अब यहां लिखेंगे इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना किससे करने पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो आइए तुलना कर लेते हैं। a का मान बताओ यहां पर कितना है, 1 है। ये मतलब समझ रहे हैं क्या, वर्ग पद का गुणांक, यहाँ वर्ग पद का गुणांक कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, तो a का मान हो गया 1। b का मान बताओ -4, c का मान आ गया -2। तो इन प्रश्नों को इस तरह से करना है। तो इसमें बाकी के जो प्रश्न हैं, इसमें चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठवां प्रश्न, मैं समझता हूँ ये आपके लिए होमवर्क होना चाहिए। और अच्छा, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा दिख रहा है तो एक मैं बताता हूँ। ये छठा जो है x स्क्वायर -9 बराबर 13। तो आइए छठवां देख लेते हैं और बाकी के बचे हुए प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे। तो छठवां क्या लिखा है, x स्क्वायर -9। प्रश्न नंबर 3 का ही छठवां, x स्क्वायर -9 बराबर लिखा है 13। तो इसको कैसे करना है, x स्क्वायर -9, ये 13 को इधर ले लेंगे, -13 बराबर कितना, 0। तो ये हो गया x स्क्वायर -13 और 9 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, बराबर ना, 13 और 9 कितना, 22 बराबर 0। ये दोनों को जोड़ना है ना, मालूम है, अभी मैंने उधर बताया, जब संख्याओं का एक ही चिन्ह रहता है तो वही चिन्ह लिखते हैं, संख्याओं को जोड़ देते हैं। x स्क्वायर -22 हो गया। तो क्या यह समीकरण क्या मानक वर्ग समीकरण के जैसा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 0 इंटू x वाला पद है क्या, इसमें नहीं है, माइनस कितना लिख दूं, 22 बराबर 0। अब ये वर्ग समीकरण इसके जैसा दिखने लगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मानक वर्ग समीकरण के स्वरूप में बदल गया। अब इस वर्ग समीकरण की तुलना, इस वर्ग समीकरण की तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो आइए इसकी तुलना कर लेते हैं। a बराबर बताओ कितना, 1 आ जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक a, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1,
तो a का मान आ गया 1। अच्छा b का मान बताओ कितना है, 0 है। c का मान बताओ -22। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 में जितने भी बाकी उप प्रश्न हैं उसको आप ट्राई करोगे। तो चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है वर्ग समीकरण के साथ दिए गए चर का मान इन समीकरणों का मूल है क्या, निश्चित करें। वर्ग समीकरण दिया है, आगे उसका मूल दिया है, और वह जो मूल है दिए गए वर्ग समीकरण का ही मूल है क्या, ये निश्चित करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का पहला उप प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 का पहला उप प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 का पहला उप प्रश्न क्या दिया है, x² प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर दिया है 1 और -1। अब प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए कि हमको करना क्या है, वो क्या बोल रहा है कि आप ये चीज करो। तो वर्ग समीकरण के साथ दिए गए चर का मान देखो दिया है, x बराबर 1 और x बराबर -1, x का 2 मान दिए गए चर का मान इन समीकरणों का मूल है क्या। मूल मतलब होता है हल, मूल का मतलब क्या होता है, हल। तो क्या ये जो चर का मान दिया है इसका हल है क्या, मूल है क्या। हमने आपको बताया था समीकरण का हल क्या होता है, चर का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है वह उस समीकरण का हल कहलाता है। हल मतलब मूल कहलाता है। ओके, बात समझ में आ गई क्या। तो हम लोग चेक करेंगे कि x बराबर 1 यह समीकरण को संतुष्ट करता है क्या। अगर x बराबर 1 यह मान समीकरण को संतुष्ट कर दिया तो इसका मतलब इसका एक मूल 1 है, और अगर -1 भी इसको संतुष्ट कर दिया तो इसका ये दूसरा मूल -1 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो सवाल को कैसे हल करेंगे, तो ऐसे लिखना है दत्त मतलब दिया है, क्या दिया है, x² प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0, इसको मान लिया समीकरण 1। पहला हम लोग चेक करने जा रहे हैं x बराबर 1। अब ये जो x चरांक है ये देखो बाईं ओर है, अगर हम x का मान रखना चाहें तो बाईं ओर ही रख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे x बराबर 1, यह मान समीकरण 1 के बाएं पक्ष में रखने पर, समीकरण 1 के बाएं पक्ष में रखने पर, समीकरण 1 के बाएं पक्ष में रखने पर ऐसे आपको सेंटेंस लिखना है। तो समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है, अच्छा बायां पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड लिख दूं, चलेगा ना। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है, एक बार इसको हम लोग लिखेंगे x² प्लस 4x माइनस 5। तो यही हमारे समीकरण 1 का बायां पक्ष है। अच्छा, हम लोग करने क्या जा रहे हैं, समीकरण के बाएं पक्ष में x का मान रखने जा रहे हैं 1। संतुष्ट कब करेगा, जब दायां पक्ष आ जाएगा 0। अगर हमने बाएं पक्ष में 1 रख दिया और दायां पक्ष आ गया 0 तो इसका मतलब यह मान इसको संतुष्ट कर रहा है, अतः यह इसका मूल हो जाएगा। मूल मतलब हल हो जाएगा। तो आइए इसमें रखते हैं, x बराबर क्या रख रहे हैं हम लोग, 1 रख रहे हैं। तो यहां पर 1 का वर्ग, x का मान 1 रखा, प्लस 4 गुणे 1 माइनस 5। तो 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 1, 4 1 के कितना हो जाएगा 4, माइनस कितना 5। तो ये दोनों देखो दोनों धनात्मक हैं, 4 1 कितना हो गया 5, 5 माइनस 5 बराबर 0। अच्छा बताओ 0 मतलब क्या, दायां पक्ष आ गया। अरे दायां पक्ष 0 है ना, तो बाएं पक्ष में मान रखा हम लोगों ने, क्या मिला दायां पक्ष। इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। अतः अब क्या लिखेंगे हम लोग, अतः x बराबर 1 यह दिए गए
किसका, दिए गए समीकरण का एक मूल है, एक मूल है मतलब एक हल है। एक हल क्यों लिखा, अरे वर्ग समीकरण के दो हल होते हैं, तो एक हल तो ये हो गया। अब दूसरा क्या मालूम ये होगा नहीं होगा, वो भी ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग ये दूसरा वाला मान चेक कर रहे हैं। तो आइए दूसरा मान जो दिया है x बराबर -1, ये भी हम लोग एकदम इसी तरह से चेक करेंगे। समीकरण एक में बाएं पक्ष में क्या रखेंगे, अभी x बराबर -1, x बराबर -1, यह मान समीकरण एक के बाएं पक्ष, समीकरण एक के लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर, लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या, बायां पक्ष। तो एक बार यहां पर हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड है क्या, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, x² + 4x - 5, यही है ना लेफ्ट हैंड साइड समीकरण एक का। समीकरण एक मतलब जो समीकरण दिया हुआ है, तो x बराबर अभी क्या रख रहे हैं हम लोग, -1 रख रहे हैं, तो यहां पर -1 का वर्ग हो जाएगा +4 गुणे x मतलब -1 -5, तो -1 का वर्ग करेंगे +1, कैसे +1 हो गया, ये देखो -1 का वर्ग, इसका मतलब -1 गुणे -1। अब यहां पर गुणा कर रहे हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या प्लस, 1 के कितना हो जाएगा 1, +1 आया। तो चलिए अब यहां पर देखो हम लोग गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, 4 1 के कितना 4, माइनस कितना हो गया 5, तो 1, ये देखो दोनों का एक ही चिन्ह है ना, दोनों का एक ही चिन्ह है कि नहीं, दोनों का एक ही चिन्ह, एक ही चिन्ह रहता है क्या क्या करते हैं, वही चिन्ह लिख के संख्याओं को जोड़ते हैं। 1 - 9, एक में से क्या कर रहे हैं, 9 को घटा रहे हैं, तो एक में से 9 घटता है क्या, नहीं घटता, तो पहले बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो, इसमें से इसको घटा दो, -8, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया -8, तो क्या ये दाएं पक्ष के बराबर है, दायां पक्ष हमारा क्या है 0, यहां अगर 0 आता तो हम लोग लिख देते क्या राइट हैंड साइड, लेकिन 0 आया क्या यहां नहीं, तो दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, अतः x बराबर -1 यह दिए गए समीकरण का मूल नहीं है, दिए गए समीकरण का मूल मतलब हल होता है, मूल नहीं है। तो बात समझ में आ गई क्या, जब चरांक का कोई मान समीकरण को संतुष्ट करेगा तो वह मान समीकरण का हल होगा, अगर संतुष्ट नहीं करेगा ऐसा संतुष्ट नहीं कर रहा है, अतः x बराबर -1 यह दिए गए वर्ग समीकरण का हल नहीं है। तो आइए इसमें एक और प्रश्न बाकी है, ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए रहेगा, होमवर्क के लिए मैं यहाँ प्रश्न लिख दे रहा हूँ। इसका दूसरा क्या है, दूसरा इसका प्रश्न है 2m² -5m बराबर 0, m का मान दिया है, m का मान 2 और 5/2। तो जैसे अभी हमने किया एकदम सेम ऐसे करना है, पहले m का मान इसके बाएं पक्ष में रख दो, फिर इसके बाद m का मान 5/2 इसके बाएं पक्ष में रख दो, अगर जो मान संतुष्ट किया वो उसका हल है। हो सकता है एक मान भी न संतुष्ट करे, हो सकता है कोई एक मान संतुष्ट करे, हो सकता है दोनों मान संतुष्ट करे, वो तो रखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न देखो यहाँ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले वीडियो को पॉज करके प्रश्न लिख लीजिए, और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, आप टेक्स्ट बुक से प्रश्न लिख सकते हैं। तो पांचवा प्रश्न क्या है, यदि x बराबर 3, यदि x बराबर क्या, x बराबर 3, यह x बराबर 3 यह कि x² -10x
प्लस 3 बराबर 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल है, तो k का मान ज्ञात करिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार का एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है। तो क्या दिया है इसमें, x बराबर 3, यह जो x का मान है यह इसका एक मूल है। एक मूल है मतलब इसका एक हल है। ऐसे तो वर्ग समीकरण के कितने हल होते हैं, 2 हल होते हैं। तो ये बोल रहा है, प्रश्न में ये बता रहा है कि x बराबर 3, ये जो है x बराबर 3 इसका एक मूल है। एक मूल है मतलब एक हल है, तो आप k का मान ज्ञात करो। वो तो पहले ही बता दिया कि x बराबर 3 ये इसका मूल है। मूल है इसका मतलब इसको संतुष्ट करेगा। हमको चेक करने की जरूरत नहीं है कि संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो पहले बताया ना कि ये समीकरण का मूल है तो संतुष्ट करेगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न को कैसे हम लोग लिखेंगे, दिया गया वर्ग समीकरण, दिया गया वर्ग समीकरण, कौन सा वर्ग समीकरण दिया है, kx² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। चलो इसको मान लिया समीकरण 1। अब ये जो समीकरण 1 है इसका एक मूल दिया है। कौन सा मूल दिया है, x बराबर 3। तो ऐसे लिखेंगे, चूंकि x बराबर 3 यह समीकरण 1 का एक मूल है। बराबर, बात समझ में आ रही है क्या। ये जो दिया गया समीकरण है इसको हमने मान लिया समीकरण 1। तो x बराबर 3 यह जो मान है यह समीकरण का एक मूल है। अच्छा, मूल है, हल है, इसका मतलब वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो आइए समीकरण को संतुष्ट करते हैं। kx², x का मान 3 है तो 3 का वर्ग माइनस 10 गुणे x का मान 3 और प्लस 3 बराबर 0। कोई सवाल मन में उठ रहा है क्या। इसके पहले हम लोग बाएं पक्ष में मान रखते थे, दायां पक्ष लाते थे, लेकिन वो तब हमको करना है जब हम चेक कर रहे होते हैं कि ये हल है कि नहीं है, ये मूल है कि नहीं है। जब हम लोग चेक कर रहे होते हैं तब वो ऐसा करना है। यहां पर क्या है, ये तो हमको पहले से बता दिया। क्या बताया, ये मूल है, मूल है तो संतुष्ट करेगा, मतलब दोनों पक्ष बराबर रहेंगे। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। 3 का वर्ग कितना, 9 के हो गया, माइनस 10 तिहाई कितना 30, प्लस 3 बराबर कितना 0। तो 9 के बराबर माइनस 30 इधर ले जाएंगे प्लस 30, प्लस 3 इधर ले जाएंगे माइनस 3। तो 9 के बराबर 30 माइनस 3 कितना आ गया 27, के बराबर 27। ये 9 को इधर लाएंगे बटे हो जाएगा, 9 1 के 9 3 27। तो के का मान कितना मिल गया 3, के बराबर क्या आ गया 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को पॉज करके सलूशन आप लिख लीजिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6, ये प्रश्न जो है आपका क्या है, एक्टिविटी दिया गया है। एक्टिविटी दिया है तो एक्टिविटी मतलब समझते हैं कृतियां। प्रश्न को हल किया रहेगा, कुछ स्टेप को मिस कर देगा, बॉक्स बनाएगा, उस बॉक्स में आपको भरना होता है। तो आइए देखते हैं। 5m² प्लस 2m प्लस k बराबर 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल -7/5 हो तो k का मान ज्ञात करिए। तो यहां आपका जो कृति है वो आपकी कृति दिख रही होगी। तो आइए हम लोग उस कृति के अनुसार ही इस समीकरण को, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, इसके इधर आपकी कृति दिख रही है। जैसा कि आप कृति में देख रहे हैं, क्या लिखा है 5m²। फर्स्ट लाइन देखिए, 5m² प्लस 2m प्लस k बराबर 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल है। एक मूल कौन सा है, पहला बॉक्स में क्या आ जाएगा, एक मूल कितना है -7/5। तो
तो बात समझ में आई क्या किस तरह से बॉक्स को भरना है। तो आइए दूसरी लाइन देखते हैं। दूसरी लाइन क्या लिखा है, इसलिए यम बराबर उपरोक्त समीकरण में रखने पर, तो समीकरण में क्या रखेंगे, अरे यही जो मान दिया है -7/5 रखने पर। तो आइए अगली लाइन देखते हैं। तो वर्ग समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 5m² प्लस 2m प्लस k बराबर 0। तो इस समीकरण में क्या आप रखने जा रहे हैं, -7/5। तो ये देखो 5 गुणे, ये देखो यहां पर बॉक्स बना है, तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, -7/5, इसका वर्ग है, यहां पर आ गया वर्ग प्लस 2 गुणे ऐसे बॉक्स बना है, वहां भी आप देखते रहिए, इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, -7/5 आ जाएगा, प्लस k बराबर कितना हो गया, 0। अच्छा, तो ये 5 गुणे माइनस है, वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 सते कितना 49, 5 5 कितना हो गया 25। अच्छा, ये कितना प्लस इंटू माइनस कितना माइनस हो जाएगा, 2 7 14, 14/5 प्लस के बराबर 0। अच्छा, यहां पर ये देखो कट गया, 5 5 25 आ गया, 49/5 माइनस कितना 14/5 प्लस के बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये देखो ये दोनों भिन्न हैं और इन दोनों भिन्नों का हर समान है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही हर लिखेंगे, यही हर लिख देंगे 5। 49 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 5, यहां पर कितना आ गया 35, ये हो गया 35 प्लस क्या के बराबर कितना 0। ये देखो 35 को 5 से काट देंगे, 5 1 के 5, 5 7 35, तो यहां पर कितना आया 7 धन के बराबर कितना 0। यहां पर काटा हमने 5 7 35, कितना आ गया 7 आया, तो 7 धन के बराबर 0। तो के बराबर बताओ, ये 0, ये प्लस 7 इधर कर दिया -7, 0 - 7 बराबर क्या -7, तो के का मान कितना आ गया -7। तो इस तरह से प्रश्न संग्रह पहला जो है 2.1 वो खत्म हो गया। वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख लीजिए। थैंक यू।